ये धंधा वो है जिससे तुम हमेशा दूर रहना, और तुझे कोई तजुर्बा भी नहीं है। अब पता नहीं हम कब मिलेंगे। जब भी मिलेंगे एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा नहीं होंगे। 30 साल से मैंने एक आदमी से ये राज छुपा के रखा। तूने ऐसा सोचा? आमिर खान और रजनीकांत ये दोनों ही ऐसे सुपरस्टार हैं जिनका नाम अगर किसी फिल्म से जुड़ जाता है तो फिल्म कैसी भी हो, ये फिल्म पैसे तो अच्छे खासे कमा ही लेती है। ये दोनों ही इंडियन सिनेमा के वो लीजेंड हैं जिनकी एक झलक पाने के लिए ऑडियंस बिल्कुल बेताब रहती है। हाल ही में आमिर खान और रजनीकांत सर हमें लोकेश कनगराज की फिल्म कुली में एक साथ नजर आए हैं। हालांकि आप में से कई लोगों को ये लगता होगा कि कुली इन दोनों की साथ में आई पहली फिल्म है, लेकिन आपको बता दें ऐसा नहीं है। फिल्म कुली के लगभग 30 साल पहले आमिर खान और रजनीकांत सर साल 1995 में आई एक और फिल्म आतंक ही आतंक में हमें एक साथ नजर आ चुके थे, जो बॉलीवुड की फिल्म थी और इसमें हमें आमिर खान और रजनीकांत सर के बीच में बेहतरीन डायलॉग्स और सीन देखने के लिए मिलते हैं। तो फिल्म कुली में देवा यानी कि रजनीकांत और दाहा यानी कि आमिर खान कुली के पहले आतंक ही आतंक में मिले थे, जहां रजनीकांत हमें मुन्ना के रोल में नजर आए थे और आमिर खान रोहन सिंह ठाकुर के रोल में नजर आए थे। यहाँ तक कि इस फिल्म के एक डायलॉग में रजनीकांत आमिर खान से बोलते हैं कि पता नहीं अब हम कब मिलेंगे, तो आमिर खान उन्हें जवाब देते हैं कि हम जब भी मिलेंगे लेकिन एक दूसरे को देखकर शर्मिंदा नहीं होंगे। और ये बात लगभग 30 साल बाद सच हो गई है जब ये दोनों साथ में फिल्म कुली के क्लाइमैक्स में नजर आए हैं। वैसे फिल्म कुली के अननोन फैक्ट का वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है, जिसको साउथ फ्लैशबैक चैनल पर अपलोड किया है, उसको आप देख सकते हैं। और आज अपने इस वीडियो में हम आपको आमिर खान और रजनीकांत सर की फिल्म आतंक ही आतंक के बारे में डिटेल से बताने वाले हैं। आखिर क्यों आज आमिर खान इसको अपने करियर की सबसे बड़ी गलती मानते हैं और क्यों फिल्म को बनने में 5 साल से ज्यादा लग गए थे। कैसे उस समय हॉलीवुड की कल्ट क्लासिक फिल्म द गॉडफादर को बिल्कुल सीन बाय सीन अनऑफिशियली रीमेक करके बनाया गया था। हालांकि वैसे अगर देखा जाए तो इसमें आमिर खान और रजनीकांत सर का काफी सिंसियर एफर्ट हमें देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म सिनेमा घरों में नहीं चल पाई थी और उस समय सिनेमा घरों में इसको बहुत ही लिमिटेड रिलीज किया गया था। इसमें आमिर खान के बहुत ही यूनिक बालों और उनके मूंछों वाले लुक के ऊपर भी हम बात करेंगे, उनके द्वारा पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम्स के ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ उन सारे रीजन्स का भी पता करने की कोशिश करेंगे कि 2 सुपरस्टार होने के बावजूद भी ये फिल्म क्यों फ्लॉप रही थी। देखिए, आतंक ही आतंक जो फिल्म है वो रिलीज हुई थी 4 अगस्त 1995 को, जो एक एक्शन फिल्म थी। लेकिन इस समय तक अगर आप ध्यान देंगे तो बॉलीवुड में फिल्में थोड़ी बदलने लगी थीं और एक्शन से ज्यादा लोग रोमांटिक फिल्में पसंद कर रहे थे। चाहे हम आपके हैं कौन हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, अकेले हम अकेले तुम हो, या फिर बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना की फिल्म बरसात हो, तो 1995 में ऐसी रोमांटिक फिल्मों के बीच में आतंक ही आतंक एक काफी अलग तरह की फिल्म थी। इसके अलावा इसके पोस्टर्स पर आमिर खान का जो लुक है वो बहुत ही अलग था, जिसमें उनके बाल पूरे पीछे थे और पतली पतली मूछें थीं। और 4 अगस्त को इसका क्लैश होता है 2 और बड़ी फिल्मों के साथ में, जिनमें से एक फिल्म थी अजय देवगन और काजोल की हलचल और दूसरी फिल्म थी नागार्जुन, मनीषा कोइराला और राम्या कृष्णन की फिल्म क्रिमिनल। और उस समय एक ही दिन रिलीज हुई इन तीनों ही फिल्मों में से आतंक ही आतंक का क्रेज लोगों के बीच में सबसे कम था और इसको सबसे कम स्क्रीन से मिली थी। और उस समय हुए इन तीनों ही फिल्मों के क्लैश में बाजी मारी थी फिल्म हलचल ने, इसके बाद क्रिमिनल और तीसरे नंबर पर थी आतंक ही आतंक, क्योंकि उस समय ये दोनों ही फिल्में बिल्कुल फ्रेश थीं और इन दोनों ही फिल्मों के गाने लोगों के बीच में काफी पॉपुलर हो चुके थे, जबकि आतंक ही आतंक फिल्म का कोई भी गाना लोगों के बीच में इतना पॉपुलर कभी हो ही नहीं पाया था। जबकि अगर देखा जाए तो फिल्म की स्टार कास्ट भी अच्छी थी। इसमें रजनीकांत और आमिर खान के अलावा जूही चावला, ओम पुरी, दिलीप ताहल, रजा मुराद, गोगा कपूर, इशरत अली, रीता भादुड़ी, कबीर बेदी, पूजा बेदी और अर्चना जोगलेकर जैसे एक्टर्स नजर आए थे। जेवियर मार्कस फिल्म्स के बैनर तले ये फिल्म बनी थी, जिसकी कहानी लिखी थी दिलीप शंकर ने और उन्हीं ने इसका डायरेक्शन किया था। डायलॉग्स लिखे थे इकबाल दुर्रानी ने और फिल्म को एडिट भी दिलीप शंकर ने ही किया था। दिलीप शंकर के बारे में आपको बताएं तो वो इसके पहले कालचक्र जैसी फिल्म का डायरेक्शन कर चुके थे और आतंक ही आतंक के बाद उन्होंने निगहबान, द थर्ड आई और मैरिड टू अमेरिका जैसी फिल्मों का डायरेक्शन किया है। और इन 4 फिल्मों के अलावा दिलीप शंकर ने कोई और फिल्म नहीं बनाई है। हालांकि पहले ये प्लान किया गया था कि फिल्म में कोई भी गाना नहीं रखा जाएगा, लेकिन बाद में मेकर्स ने इसमें गाने रखे थे, जिन गानों को कंपोज किया था बप्पी लहरी ने और इसके म्यूजिक एल्बम में हमें टोटल 6 गाने सुनने के लिए मिले थे। लेकिन फिल्म का म्यूजिक एल्बम बहुत ही कमजोर था और जिस तरह से आज ये फिल्म लोगों को याद नहीं है, वैसे ही इसके गाने भी लोगों को याद नहीं होंगे। ये गाने थे ओ मेरी जाने जिगर, मोहब्बत मिट नहीं सकती, अक्खा है बॉम्बे, एक दूजे पे मरने वाले, गुंडा रैप और तेरे सिवा कौन है मेरा।
जिन गानों में आवाजें थीं कुमार सानू, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण, मोहम्मद अजीज, बबला मेहता, अलका याग्निक और बाली ब्रह्मभट्ट की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 2.5 करोड़ रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 2 करोड़ 54 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 4 करोड़ 30 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। और उस समय बॉक्स ऑफिस पर यह डिजास्टर रही थी, जिसको लगभग 130 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था और सिनेमा हॉल में ये देखने के लिए लगभग 32 लाख लोग आए थे। और ये साल 1995 में पैसे कमाने के मामले में 37वें नंबर पर रही थी। लेकिन अगर 1995 की हम बात करें तो इस साल हमें बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक फिल्में देखने के लिए मिली थीं। जहां इस साल पहले नंबर पर थी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दूसरे नंबर पर थी करण अर्जुन, तीसरे नंबर पर थी राजा, चौथे पर थी रंगीला और 5वें नंबर पर थी बरसात। और फिल्म आतंक ही आतंक को IMDb पर 4.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। आपको बता दें कि आमिर खान अपने कई इंटरव्यूज में इस फिल्म के बारे में बोल चुके हैं कि ये फिल्म उनके करियर की सबसे खराब फिल्मों में से एक है और ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उन्हें ये फिल्म नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन आपको बता दें कि ये फिल्म आमिर खान की साल 1988 में आई कयामत से कयामत तक फिल्म के जस्ट बाद अनाउंस की गई थी और ऐसा प्लान किया जा रहा था कि साल 1989 में ये फिल्म कंप्लीट हो जाएगी और रिलीज हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि उस समय इसमें रजनीकांत के साथ में आमिर खान को नहीं बल्कि सनी देओल को साइन किया जा रहा था। ये उस समय की बात है जब इन दोनों ने साथ में फिल्म चालबाज को भी साइन किया था। और उस समय फिल्म का जो टाइटल है वो आतंक ही आतंक नहीं केवल आतंक होने वाला था, जिसके लिए फोटोशूट भी हुआ था। लेकिन आगे चलकर सनी देओल की डेट्स की प्रॉब्लम के चलते वो इसमें काम नहीं कर पा रहे थे और उन्हीं दोनों आमिर खान की फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज हुई और ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही थी। तो इसके बाद इसके मेकर्स ने इसमें सनी देओल की जगह पर आमिर खान को साइन किया और ये फिल्म बड़े जोर शोर से अनाउंस की गई थी और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और 1989 के आखिरी तक फिल्म की लगभग 40% शूटिंग कंप्लीट भी हो गई थी। लेकिन इसके बाद में इसके प्रोड्यूसर के पास में फिल्म में और पैसे लगाने के लिए बचे ही नहीं और ये फिल्म बीच में ही लटक गई। आगे चलकर 1991 के आसपास लगभग 30% हिस्सा और शूट किया गया और 1992 और 93 में बाकी फिल्म के सीन भी शूट किए गए। और जब ये फिल्म बनकर कंप्लीट हुई तो इसको खरीदने के लिए ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहे थे क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा डिलेड फिल्म थी। खैर जैसे तैसे कुछ डिस्ट्रीब्यूटर इसको खरीदने के लिए तैयार हो गए और पहले फिल्म को केवल आतंक के नाम से रिलीज किया जा रहा था। लेकिन उसी समय धर्मेंद्र की एक काफी डिलेड फिल्म जो लगभग 80s में बनना शुरू हुई थी वो कंप्लीट हो गई और इसको आतंक के नाम से रिलीज किया जा रहा था। इस वजह से इसके मेकर्स ने इसका नाम आतंक से बदलकर आतंक ही आतंक रख दिया था। फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि यह हॉलीवुड फिल्म द गॉडफादर से बिल्कुल फ्रेम बाय फ्रेम और सीन बाय सीन रीमेक करने की कोशिश की गई थी। यहाँ तक कि इसमें नजर आने वाले किरदारों के लुक को भी बिल्कुल द गॉडफादर में नजर आने वाले किरदारों के लुक के जैसा रखा गया था। जैसे इसके सेकंड हाफ में आमिर खान हमें एक बालों की विग पहने हुए नजर आते हैं जिसमें उनके सारे के सारे बाल पीछे होते हैं और उनके ये सारे के सारे बाल पीछे की तरफ चिपके होते हैं और उनके चेहरे पर पतली पतली मूछें होती हैं। आमिर खान ने बताया कि पता नहीं उस समय उन्हें क्या हो गया था और ये बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा था। जहां इसमें आमिर खान के बालों और मूछों के अलावा आमिर खान ने कपड़ों को भी कॉपी करने की कोशिश की और आमिर खान इतनी गर्मी में भी हमें इसमें 3 पीस सूट पहने हुए नजर आते हैं। उन्होंने आगे चलकर बताया कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने चलो द गॉडफादर का रीमेक बनाया था लेकिन इसको इंडियन ऑडियंस के हिसाब से बनाना चाहिए था। उन्होंने आगे इसका मजाक उड़ाते हुए ये बोला कि वहां पर लोग इस तरह के बालों की हेयर स्टाइल रखते हैं लेकिन इंडिया में ऐसे बाल कौन रखता है। और जहां फिल्म गॉडफादर बनी थी वहां पर वो लोग सूट पहने हुए इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वहां पर ठंडी का मौसम था। लेकिन जब ये फिल्म इंडिया में बन रही थी तो इतनी गर्मी में भी आमिर खान 3 पीस सूट पहने हुए थे, जबकि उन्हें यहाँ के मौसम के हिसाब से बिल्कुल ढीला ढाला सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आना चाहिए था। यहाँ तक कि इसके सेकंड हाफ में आमिर खान का ये विग वाला और मूछों वाला जो लुक है वो अंदाज अपना अपना में शक्ति कपूर के क्राइम मास्टर गोगो के लुक के जैसा ही लग रहा था। जहां आमिर खान के चेहरे पर ये पतली पतली मूछें बिल्कुल शक्ति कपूर के इस गेटअप से मैच हो रही थीं और उस समय आमिर खान का ये अनयूजुअल सा लुक ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और शायद ये भी एक रीजन था कि लोग ये फिल्म देखने के लिए गए ही नहीं। वैसे आपको बता दें कि उस समय फिल्म में आमिर खान का इस तरह का लुक इसके मेकर्स भी नहीं चाहते थे, जिस बारे में उनका ये कहना था कि पता नहीं आमिर खान को उस समय ये विग कहाँ से मिल गई थी और वो फिल्म के सेट पर ये विग लगाकर आ गए थे। और उन्होंने इसके डायरेक्टर को अपने बालों की ये विग दिखाई और डायरेक्टर से बोला कि वो ये चाहते हैं कि उनका ऐसा लुक रखा जाए। हालांकि उस समय ये विग डायरेक्टर को पसंद नहीं आई और आमिर खान का ये लुक भी अच्छा नहीं लग रहा था।
लेकिन डायरेक्टर आमिर खान का दिल तोड़ना नहीं चाहते थे। इस वजह से उन्होंने बोला कि ठीक है सर, आप ये विग लगा सकते हैं। और इस तरह से आमिर खान ने इसमें ये विग और मूछें पहनकर ये फिल्म कंप्लीट की। लेकिन ये लुक ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ पाया। हालांकि आगे चलकर फिल्म के डायरेक्टर दिलीप शंकर ने बताया कि आमिर खान अपनी तरफ से फिल्म को अच्छा बनाने के लिए पूरा एफर्ट लगा रहे थे, जहां तक कि वो अपने किरदार और फिल्म के लिए बहुत ज्यादा ईमानदार थे। इस बारे में उन्होंने एक किस्सा शेयर करते हुए बताया कि एक दिन उन्होंने फिल्म की शूटिंग सुबह 7 बजे रखी, जिसके लिए आमिर खान को आना था। लेकिन आमिर खान 7 बजे नहीं आ पाए, वो 11 बजे आए। और जब डायरेक्टर ने उनसे सेट पर लेट आने का रीजन पूछा तो आमिर खान ने बिना कोई बहाना बनाते हुए ये बोला कि उनकी नींद थोड़ी देर से खुली है, इस वजह से वो फिल्म के सेट पर आने में लेट हो गए हैं। खैर, ये फिल्म भले ही ना चल पाई हो, लेकिन आमिर खान का जो सिंसियर एफर्ट है वो जरूर देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा रजनीकांत सर की फिल्म के डायरेक्टर दिलीप शंकर के साथ में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, जहां तक कि एक बार तो दिलीप शंकर ने रजनीकांत सर को उनके होटल से लाने के लिए अपनी एक पुरानी कार भेजी और ये कार रास्ते में बंद भी हो गई थी। और रजनीकांत रास्ते में ये कार ठीक होने का इंतजार करते रहे और फिल्म के सेट पर आए, लेकिन उन्होंने एक भी बार इस बारे में शिकायत तक नहीं की। यहाँ तक कि कई बार तो रजनीकांत सर के सीन कंप्लीट हो जाने के बाद में दिलीप शंकर उनसे बोलते थे कि सर आपका काम खत्म हो गया है, आप चाहें तो घर जा सकते हैं। लेकिन फिर भी रजनीकांत सर फिल्म के सेट पर रहते थे और दिलीप शंकर की बाकी शॉट्स में मदद करते थे और रात में डिनर साथ में ही करते थे। खैर, द गॉडफादर जो फिल्म है, ऐसा नहीं है कि इसका केवल एक बार रीमेक बनाया गया है। बॉलीवुड में समय समय पर इसके कई रीमेक बनाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम आता है फिरोज खान साहब का, जिन्होंने इसका रीमेक एक बार नहीं बल्कि 2 बार बनाया है। एक बार धर्मात्मा के नाम से और दूसरी बार दयाबान के नाम से। इसके अलावा कमल हसन ने भी इसको नायकन के नाम से बनाया। इसके अलावा सपूत, सरकार और जुल्म की हुकूमत, ये कई ऐसी फिल्में हैं जो भी द गॉडफादर से ही इंस्पायर हैं। हालांकि द गॉडफादर में जो इटालियन माफिया दिखाने की कोशिश की गई है, उसको आतंक ही आतंक में डायरेक्टर ने बॉम्बे माफिया दिखाने की कोशिश की थी, जहां कई सीन में वो सफल भी नजर आते हैं। लेकिन ये फिल्म इतनी ज्यादा डिले हुई कि अंततः फ्लॉप ही हो गई। जिस समय आमिर खान ने ये फिल्म साइन की थी, उस समय आमिर खान के अपोजिट पहले दिव्या भारती को साइन किया जा रहा था। लेकिन उन्हीं दिनों गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार गोविंदा और दिव्या भारती के साथ में राधा का संगम नाम से एक फिल्म बनाने का प्लान कर रहे थे। लेकिन दिव्या भारती के पास में डेट्स नहीं थी। इस वजह से कीर्ति कुमार उस समय खुद दिलीप शंकर के पास गए और उन्होंने दिलीप शंकर से ये रिक्वेस्ट की कि वो दिव्या भारती की डेट्स उन्हें दे दें और वो अपनी फिल्म में किसी और एक्ट्रेस को साइन कर लें। और उस समय दिलीप शंकर ने उनकी बात मान भी ली थी और दिव्या भारती के कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर लिया था और कीर्ति कुमार ने दिव्या भारती को साइन कर लिया था। और उस समय कीर्ति कुमार ने गोविंदा और दिव्या भारती के साथ में अपनी फिल्म राधा का संगम का एक शेड्यूल भी पूरा कर लिया था। लेकिन आगे चलकर कुछ प्रॉब्लम हुई और राधा का संगम में उन्होंने दिव्या भारती की जगह पर जूही चावला को साइन किया। तो वहीं दूसरी तरफ जहां आतंक ही आतंक में भी पहले दिव्या भारती नजर आने वाली थी, इसमें भी उनकी जगह पर जूही चावला नजर आई थी। ये फिल्म काफी डिले हो गई थी, इस वजह से इसमें कई कलाकारों की आवाजों को डब करना पड़ा था। जैसे कबीर बेदी और ओमपुरी की आवाजों को किसी डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाया गया था। फिल्म का एक फाइट सीन था जहां चेनाब नदी में आमिर खान की कुछ गुंडों से फाइट होती है। यहाँ पर डायरेक्टर दिलीप शंकर इस सीन को शूट करने में इतने मग्न हो गए कि उन्हें ये ध्यान ही नहीं रहा कि वो नदी में किस तरफ जा रहे हैं। उस समय वो धीरे धीरे पानी के तेज बहाव के साथ चले जा रहे थे और दूसरी तरफ बहुत ज्यादा गहराई थी। लेकिन वो तो भला हो फिल्म के फाइट मास्टर का, जिन्होंने उस समय दिलीप शंकर को वहां पर जाते हुए देखा और उन्होंने दिलीप शंकर को पकड़ लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होते होते बच गया। आपको बता दें कि पहले फिल्म में एक भी गाना नहीं रखा जाने वाला था और ये फिल्म जब पूरी बनकर कंप्लीट हो गई थी, इसके बाद में इसके मेकर्स को लगा कि इसमें गाने रखने चाहिए और बाद में सारे गानों को अलग से शूट करके इसके बीच में रखा गया था। यहाँ तक कि इसमें पूजा बेदी वाले कई सीन अलग से शूट किए गए थे और पहले इसमें पूजा बेदी और आमिर खान के बीच में एक गाना भी शूट किया गया था। लेकिन बाद में फाइनल फिल्म की एडिटिंग के दौरान इस गाने को हटा दिया गया और पूजा बेदी के कई और सीन भी हटा दिए गए थे, जिससे पूजा बेदी बहुत अपसेट थी। वैसे आपको बता दें कि इसमें पूजा बेदी के पिता कबीर बेदी भी हमें नजर आए थे, लेकिन इन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं था। इसके पहले भी पूजा बेदी और उनके पिता कबीर बेदी 1991 में आई फिल्म विष कन्या में भी नजर आ चुके थे, लेकिन इसमें भी इन दोनों का साथ में एक भी सीन नहीं था। और बतौर एक्ट्रेस पूजा बेदी की उस समय ये आखिरी फिल्म थी। इसके बाद वो हमें कई सालों बाद साल 2011 में आई तेलुगु फिल्म शक्ति में नजर आई थी। इसके अलावा इसमें हमें एक और इम्पोर्टेंट रोल में जानी मानी मराठी और हिंदी फिल्मों की एक्ट्रेस अर्चना जोगलेकर नजर आई थी, जो रजनीकांत सर की अपोजिट थी। और आतंक ही आतंक उनके करियर की भी लगभग आखिरी फिल्म रही थी। इसके बाद उन्होंने फिल्में करना बंद कर दिया था।
एक्चुअली उनके फिल्मों को छोड़ने के पीछे का एक ठोस रीजन ये था कि जब वो साल 1997 में एक उड़िया फिल्म की शूटिंग कर रही थीं, तो उड़ीसा में फिल्म के सेट पर उनके साथ में एक शख्स ने बलात्कार करने की कोशिश की थी और इस इंसिडेंट के बाद में वो बहुत ज़्यादा डर गई थीं। हालांकि पुलिस ने उस शख्स को अगले ही दिन अरेस्ट कर लिया था और लगभग 18 महीने के लिए जेल में भेज दिया था। लेकिन उस समय इतने लोगों के बीच में फिल्म के सेट पर हुआ ये इंसिडेंट इतना भयानक था और अर्चना जोगलेकर इतनी ज़्यादा डर गईं कि आगे चलकर उन्होंने फिल्में ना करने का डिसाइड किया और उन्होंने एक भी फिल्म में काम नहीं किया। खैर, आगे चलकर कई सालों बाद 2012 में वो हमें फिल्म आतंक ही आतंक के डायरेक्टर दिलीप शंकर की फिल्म मैरिड टू अमेरिका में नजर आई थीं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म आतंक ही आतंक की शूटिंग के टाइम पर अर्चना जोगलेकर और डायरेक्टर दिलीप शंकर के बीच में अफेयर चलने लगा था। उस समय अर्चना जोगलेकर की शादी नहीं हुई थी, लेकिन दिलीप शंकर शादीशुदा थे और उस समय फिल्म के सेट पर इन दोनों की बढ़ती हुई नजदीकियों को लेकर दिलीप शंकर की पत्नी बहुत ज्यादा अपसेट थीं। लेकिन कहा जाता है कि ये दोनों कई सालों तक एक दूसरे के करीब बने रहे थे और यही एक रीजन है कि अर्चना जोगलेकर कई सालों बाद भी हमें दिलीप शंकर की फिल्म मैरिड टू अमेरिका में नजर आई थीं। इसके अलावा पहले इसमें इशरत अली वाले रोल में अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया गया था, लेकिन डेट्स की कमी के चलते वो इसमें काम नहीं कर पाए थे और ये रोल इशरत अली ने निभाया था। लेकिन अगर आपको याद हो तो आगे चलकर कई सालों बाद अमिताभ बच्चन ने फिल्म सरकार में कुछ इसी तरह का रोल निभाया था। उस समय इसमें एक रैप गाना भी रखा गया था जिसका टाइटल था गुंडा रैप और ये बहुत ही अलग तरह का गाना था। उस समय ये फिल्म बनने में इतना ज़्यादा समय लग रहा था कि खुद डायरेक्टर दिलीप शंकर भी इसको बनाते टाइम पर कई बार कंफ्यूज हो जाते थे। जैसे इसमें हमें आमिर खान के अलावा ओमपुरी भी नजर आए थे और दिलीप शंकर ने आमिर खान से बोला कि इसमें आमिर खान और ओमपुरी के बीच में एक सीन रखा जाएगा जो फिल्म के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन आमिर खान ने उन्हें कई बार ये समझाने की कोशिश की कि इस सीन की ज़रूरत नहीं है और ये फिल्म में शूट नहीं होगा। लेकिन आमिर खान के कई बार मना करने के बावजूद भी दिलीप शंकर ने आमिर खान और ओमपुरी का ये पूरा सीन शूट किया। लेकिन बाद में जब दिलीप शंकर ये फिल्म एडिट करने के लिए बैठे तो उन्हें वाकई में लगा कि इस सीन की कोई ज़रूरत ही नहीं थी और बाद में उन्होंने ये सीन इसमें रखा ही नहीं। खैर, हर डायरेक्टर और एक्टर ये चाहता है कि वो एक अच्छी फिल्म बनाए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि उसके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं और फिल्म फ्लॉप हो जाती है। लेकिन 1995 में आमिर खान और रजनीकांत को इस फिल्म में देखने के लगभग 30 साल बाद ये दोनों फिल्म कुली में एक साथ नजर आए हैं, जो देखकर बहुत अच्छा लग रहा था और आमिर खान पहली बार किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़े बिना ही इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। जिस बारे में आमिर खान का ये कहना था कि फिल्म कैसी भी हो, इसमें उनका किरदार कैसा भी हो, लेकिन वो चाहते हैं कि वो रजनीकांत सर के साथ में एक बार और नजर आएं। खैर, आपका आमिर खान और रजनीकांत की इस जोड़ी के बारे में क्या कहना है और अगर आपने फिल्म आतंक ही आतंक देखी है तो ये आपको कैसी लगी थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपने इसको सिनेमा हॉल में देखा हो तो हमें सिनेमा हॉल का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। इसके अलावा द गॉडफादर के ऊपर बनी कई और फिल्में जैसे धर्मात्मा, दयावान, नायकन, जुल्म की हुकूमत और सरकार जैसी फिल्मों में से द गॉडफादर की सबसे अच्छी रीमेक कौन सी फिल्म लगी ये भी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।